Transplant, me and my colleague Dr. Anil, whom you will listen to next time on ITP, generally takes you to bone marrow transplants for daily or things. But idea today is to make you highlight and tell you what the hematologist does. So anything to do with anemia, मतलब low hemoglobin से लेके blood cancer तक और bone marrow transplant तक मैं और डॉक्टर अनिरुद्ध फोर्टिस अस्पताल में इलाज करते हैं. सो एनीमिया जो आप लोगों के लिए बहुत कॉमन चीज है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के साथ में बहुत कॉमन चीज है, जैसे डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि मेंटल एंड कॉग्निटिव बिहेवियर की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रकार से एनीमिया शायद 10 से 15% आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर्स को नीचे ले आता है. क्योंकि हमने सारी चीजें इस देश में देख ली, आईफोन ले लिया, सैमसंग का फोन ले लिया, पर जब हीमोग्लोबिन की बारी आती है तो जनरली डॉक्टर कहते हैं 10 का दम काफी है, 10 है तो बस है. सो महिलाओं में हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए और पुरुषों में हीमोग्लोबिन 13 होना चाहिए. आज की टॉपिक जो है, जो मैट्रिक है, वो एनीमिया नहीं है. अनिरुद्ध विल बी स्पीकिंग ऑन लो प्लेटलेट्स, बट आज का टॉपिक जो है वो सीएमएल और हाई टीएलसी पे. सो हम सब लोग ये जानते हैं कि राइट साइड में भी चेस्ट पेन होता है, तो हम इसी चीज जरूर करवा लेते हैं. क्योंकि जब मैं एमबीबीएस एमडी करी तो हमारे को 4 चीजें सिखाई जाती थी: कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी. हीमेटोलॉजी एक उसमें नया एडिशन है जो हमारे सबको अफेक्ट करता है. ओके, परफेक्ट. सो हाई टीएलसी की जब बात आ रही है तो अपन 2 केसेस हैं जो डिस्कस करेंगे एंड विल गिव यू अ हाईलाइट. सो ये स्कोप के बियॉन्ड है कि अपन सारी चीजें पढ़ सके और 15 मिनट में अपन शायद सारी चीजें पढ़ नहीं सकते. सो आइडिया है आज की तारीख में जब अपन कितने लोग सीबीसी कराते हैं, इसमें भी 2 है, ओके, नॉट बी 1 है. अपन कितने लोग सीबीसी ऑर्डर करते हैं या एचबीटीएलसी टीएलसी करते हैं? सब लोग सीबीसी करते हैं. वो जो स्लिप आती है उसको अपन पढ़ते हैं. अपन जनरली जो अपनी लैब्स है वो सारी आउटसोर्स होती है. अपन लाल पैथ लैब पे, एसआरएल पे अपन वो सैंपल्स को भेजते हैं. ओके. सो 23-year-old male presented with weakness and abdominal pain. Spleen was 10 cm below costal margin. CBC done was hemoglobin 12, TLC 2,34,000, platelet 6 lakhs. What is the next investigation which will you do? Which is the next? पेरिफेरल स्मेयर. सो जनरली जब हम बाहर की लैब से भेजते हैं तो पेरिफेरल स्मेयर हम ऑर्डर नहीं करते. तो ये इसको देख के लगता क्या है, क्या डायग्नोसिस होगा? ये एक्यूट है कि क्रॉनिक है? एक्यूट है. ये प्रेजेंटेशन वाइज एक्यूट लगता है, बट इसमें एक ही चीज है कि प्लेटलेट 6 लाख है. तो देखिए, डेंगू भगवान ने हमें लो प्लेटलेट के बारे में बताया. डेंगू भगवान ने लो प्लेटलेट को पॉपुलराइज कराया, बट किसी ने अपने को ये नहीं बताया कि ज्यादा प्लेटलेट होना भी खराब होता है. आपके 7 से 8% लोगों में जिनको स्ट्रोक होता है उनमें हाई प्लेटलेट की प्रॉब्लम होती है. डॉक्टर द्विवेदी यहां बैठे हैं, वो बताएंगे कि जिनको स्ट्रोक होता है उनकी 5 से 6% लोगों में प्लेटलेट ज्यादा आता है. सो प्लेटलेट ज्यादा आने के 2 ही कारण होते हैं. या तो वो रिएक्टिव होता है, इसका मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या उसे एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया कहते हैं, जिसमें प्लेटलेट ज्यादा बनते लगते हैं. जब भी बोन मैरो के अंदर कोई एक्यूट कंडीशन होती है उसमें प्लेटलेट नीचे गिरने चाहिए थे, जबकि यहाँ प्लेटलेट 6 लाख. इसका मतलब ये अपैरेंटली आपके पास प्रेजेंट किया एक्यूटनेस से, बट ये है क्रॉनिक चीज. ठीक. सो हमने क्या किया, इसका पेरिफेरल स्मीयर चेक करना है. सो हमारे में और हीमेटोलॉजिस्ट में और ऑन्कोलॉजिस्ट में डिफरेंस ये है कि हम लोग ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलन कैंसर नहीं करते, हम सिर्फ हीमेटोलॉजी और हीमेटोलॉजी की बात करते हैं. सो पेरिफेरल स्मीयर चेक कराया, ये पेरिफेरल स्मीयर है. अब इस पेरिफेरल स्मीयर में, पर पेरिफेरल स्मीयर से पहले आपके पास जो रिपोर्ट आई उसमें न्यूट्रोफिल 32 थे, लिम्फोसाइट 23 थे, माइलोसाइट 12 थे एंड मेटामाइलोसाइट. सर कुछ डायग्नोसिस बनता है सर इससे? इसका डायग्नोसिस क्या है? सर कुछ तो होगा ना डायग्नोसिस. बिफोर वी रेफर वी नीड टू नो ये किसको भेजना है, हीमेटोलॉजिस्ट को या ऑन्कोलॉजिस्ट को? Chronic myeloid leukemia could be one of the diagnosis. और सर जब भी हाई टीएलसी का हाई प्लेटलेट होता है तो 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं. एक chronic myeloid leukemia, दूसरा माइलोफाइब्रोसिस. could be माइलोफाइब्रोसिस. हमने पेरिफेरल स्मीयर चेक कराया, पेरिफेरल स्मीयर में सारे सेल्स थे, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड रेड ब्लड सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं थे. सो दिस टर्न आउट टू बी अ chronic myeloid leukemia. ये आइडिया क्यों दे रहे हैं सर? ब्लड कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है. जब अपन बहुत सारी सुबह से अपन कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और आपकी 70% प्रैक्टिस डायबिटोलॉजी की है,
और कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस है उसमें ब्लड कैंसर बेचारा बहुत छोटा पोर्शन हो जाता है, और जब हम ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो वो कहते हैं यार ये तो डेथ सेंटेंस, इसको आगे बढ़ाओ। बट सर CML ब्लड कैंसर है पर लाइलाज नहीं है और डेथ सेंटेंस नहीं है। हम इमैटिनिब, निलोटिनिब और डिसैटिनिब नामक गोली खा के 15-15 साल तक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तरह जी सकते हैं। तो सर अगली बार डायबिटोलॉजी की कोई कॉन्फ्रेंस हो ना, CML भी डायबिटीज है जिसमें गोली खानी है और मॉनिटरिंग करनी है। तो उससे ये पता चल जाएगा लोगों को कि ब्लड कैंसर लाइलाज नहीं है। सो सिंपल क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया इन क्रॉनिक फेज, एंड दिस इज व्हाट यू नीड। Median overall survival, observation period 9.5 years, 10-year overall survival is 82% and 10-year progression-free survival is 80%. मतलब 10 साल के बाद 80% लोग CML के जिंदा रहेंगे। ओके, पहला केस सिंपल। सेकंड केस, a 65-year-old man is presented with lymph node enlargement in cervical region and axillary region, spleen 2 cm, hemoglobin 10.4, this time TLC 34,000, 34,000। इस बार वो न्यूट्रोफिल कम है, लिम्फोसाइट ज्यादा है। और आपके पास बूढ़े लोग भी आते होंगे जो रिटायर्ड लोग हैं। सो रिटायर्ड लोगों की अपनी अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। सो सर रिटायर्ड लोगों में ये प्रॉब्लम क्या है? इसमें सबसे पहली चीज सर लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे या कुछ और करेंगे? CLL हो सकता है। और कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस? तो इसका लिम्फ नोड बायोप्सी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आफ्टर पेरिफेरल स्मीयर। सो सर CLL एब्सोल्युटली राइट, ये CLL है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसमें एल्डरली एज ग्रुप में अगर लिम्फोसाइट 90% से ज्यादा है, अगेन प्लेटलेट्स आर नॉर्मल, अगर प्लेटलेट्स आर नॉर्मल, सो दिस चांसेस हैज गॉट क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसका डायग्नोसिस फ्लो साइटोमेट्री पे इजीली होता है। सो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज लिम्फ नोड बायोप्सी वर्सेस फ्लो साइटोमेट्री। PS पेरिफेरल स्मीयर पे स्मज सेल देख रहे हैं और उसका फ्लो साइटोमेट्री पे कंफर्मेशन डायग्नोसिस होता है। एक टेस्ट होता है सर LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अपनी कॉमन प्रैक्टिसेस में कभी कोई पैनसाइटोपिनिया का पेशेंट आता है तो अपने को लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH जरूर कराना है। सो वन लाइनर क्या है? Pancytopenia with high LDH can never be aplastic anemia. Pancytopenia with high LDH can never be aplastic anemia. So important चीज इस समय ये समझने वाली बात है कि leukemia is a cancer of the blood and bone marrow characterized by abnormal proliferation, diffuse replacement of the bone marrow by neoplastic cells, and leukemia classification can have a varied manifestation. In today's world, as the major advancements are taking place in the management of leukemia, similarly more and more diagnostics are happening and molecular genetics are happening in the field of leukemia and lymphomas. इसीलिए किस लैब से किस जगह से उसका डायग्नोसिस कराना है, that makes an important decision, because every lymphoma will have a different modality of treatment at this present moment of time. So अगर सिर्फ हम इस चीज की बात करें, CML क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया 922 क्रोमोसोम से होता है। इंपॉर्टेंट चीज जब आप अपने पेन से अप्रूवल्स देते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि BCR ABL हर 3 महीने में होना जरूरी है। फ्रंट लाइन थेरेपी इमैटिनिब है जो कि टारगेटेड मेडिकेशन है, जो 922 ट्रांसलोकेशन पे जाके काम करती है और प्रोलिफरेशन को रोकती है। बट आपके यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? उसकी मॉनिटरिंग, कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने पे हर पेशेंट के CML पेशेंट का BCR ABL करना जरूरी है। CML पेशेंट नॉर्मल इंसान की तरह सारे काम कर सकता है, उसका ऑक्यूपेशनल हेल्थ में उसका डिटोरिएशन नहीं होता और वो अपनी जीविका नॉर्मल तरीके से अर्न कर सकता है। बट जरूरी है क्या किस चीज का? CML में BCR ABL की मॉनिटरिंग करवाने का, जो कि आपको ये बताएगा जनरली 3 फेजेस से गुजरता है, क्रॉनिक फेज, एक्सीलरेटेड फेज एंड ब्लास्ट फेज। ब्लास्ट फेज का क्राइसिस होता है और आउटकम खराब होता है, बट क्रॉनिक फेज में जनरली लोग 10 से 15 साल तक नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। ओके, हाउ डू वी हैव अ सस्पिशन ऑन अ CBC काउंट? कंफर्मेशन इज बाय RT-PCR एंड so on so forth. Okay, this is why what is important, ये molecular response है। ये आपको molecular response याद नहीं रखना, आपको PCR नामक चीज याद रखनी है। जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में इमैटिनिब नामक दवाई खा रहे हैं,
आज नई दवाइयां दो प्रकार की डेसाटिनिब और निलोटिनिब अवेलेबल है और इन पीसीआर बेसिस पे वो डिसाइड होता है कि अगर 3 महीने पे किसी का बीसीआर एपीएल लेस देन 10% नहीं हुआ, 6 महीने पे 1% से कम नहीं हुआ या 12 महीने पे 0.1% से कम नहीं हुआ तो अपने को दवाई को बदलना जरूरी है। CML, high likelihood of suspicion has to be kept. A person who presents with splenomegaly and high counts, they can be all treated by virtue of taking a medicine called imatinib, nilotinib and dasatinib, which they have their side effects. In every disease, every drug has got their own side effects. But what is more important is the molecular monitoring. So जिस भी हॉस्पिटल में वो जाते हैं, आपको CML का रिकॉर्ड 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने का BCR APL का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। अगर वो चीज बढ़ रही है, BCR APL बढ़ रहा है या PCR पे उसकी वैल्यू ठीक नहीं है, तो दैट्स द टाइम टू चेंज हिज थेरेपी। एंड कुछ लोगों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई सर्जरी नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अमर अकबर एंथनी की जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया है। It's as simple as the process of a bone marrow transplant is not a surgery, it is just a blood transfusion. All your multiple myeloma patients requires a bone marrow transplant up to the age of 65 years. So bone marrow transplant has become the standard of care for many leukemias which can be treated. AML, ALL, aplastic anemias, multiple myelomas, pediatric mucopolysaccharidosis, adrenal leukodystrophy, primary immunodeficiencies. All these things can be cured by bone marrow transplant. So hematology has grown, hematologists has come into the city as well. What is more required is an awareness about hematology and hematological problems which we have. Anemia can itself be a topic because the CBC, when we talk about CBC which we see based on MCV, MCH, how to diagnose an iron deficiency anemia and how to diagnose a beta thalassemia trait, this can be a 30 minutes talk in itself, which we are not dwelling today itself. So idea today was to highlight you CML and CLL. A word on CLL, generally people don't require treatment for CLL. किसी भी ढंग है ना कि किसी को मैंने क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस बनाया पर मैं उसको कहता हूं साहब आपको कैंसर है बट आपको इलाज की जरूरत नहीं है। 80% ऑफ CLL पेशेंट्स डोंट रिक्वायर ट्रीटमेंट। सो अगर हम इस बात को समझें कि सारे ल्यूकीमिया CLL पेशेंट्स का इलाज की आवश्यकता नहीं होती, probably we can cut down the budgets of your healthcare as well. Few selective people in CLL require the treatment, people who have got fever, fatigue and weight loss, or their lymphocytes are doubling within 6 months, or they have a progressive organomegaly. Spleen और lymph node तेजी से इलाज कर रहे हैं, तो इन लोगों को CLL में इलाज की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो chronic lymphocytic leukemia में 80% लोगों को इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, इलाज की आवश्यकता नहीं है। A word on a peripheral smear, always in hematology ask for a peripheral smear from a good lab which is being manned by a hematopathologist. Why? Because this CML could have been a myelofibrosis as well, जिसका इलाज बिल्कुल अलग है। This CLL could have been a leukemia, जिसका इलाज बिल्कुल अलग है। So in hematology, peripheral smear remains the cornerstone for everybody. For all of you physicians, your best friend in an industry is not a cardiologist, is not a gastroenterologist, but a pathologist. So you should take out your pathologist more often than anybody else for a coffee than not. Okay? And I tend to call my pathologist more often than I call my wife. Luckily he's a maid. So that's the relation which we share. Thank you everybody for their patient hearing. That's a very crisp thing. Highlighting point was interpret a CBC well. CML, CLL, CML you have a treatment, oral medication, no hair fall, people survive. 15 years, provided we are cautious about how we treat. Thank you.